हेलो दोस्तों। कुछ दोस्तों के सवाल आ रहे हैं कि कहते हैं यार तुम गुरुद्वारे में योगा नहीं करने दे रहे, हरमंदिर साहब में अभी गुरुद्वारे में, और तुम नमाज पढ़ने दे देते हो मुसलमानों को। ये क्या चक्कर है? तुम सिखों हिंदुओं से अलग क्यों वो कर रहे हो? क्या है तुम्हारा? ये एसजीपीसी की अपनी एक चाल है। यार इस चीज को बेसिकली समझने के लिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा बट हाँ, समझाने के सिंपल पे दोनों एंगल से, एक हिंदू का एंगल क्या है और एक सिख का एंगल क्या है, और कैसे इसको समझ लेना चाहिए आपको। तो सबसे पहले है कि इसमें कि आप गुरुद्वारा है, पूजा पाठ के लिए आप जाके वहां गीता का पाठ करो, ठीक है ना। आप वहां जाके कुछ भी पाठ करो, बैठ के परिक्रमा में जाके आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको धार्मिक काम करने के अलाउ है। अब आप कहोगे नहीं नहीं, योगा भी धार्मिक है, वो एक्सरसाइज है भाई। और वहां आके आप पांव ऊपर करके गुरुद्वारे की तरफ करोगे क्या? आपको अच्छा लगता है? ऐसा लोग करते हैं क्या? पहली बात, क्या ऐसा लोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना। ऐसा तो नहीं कोई एक्सरसाइज कर रहा है। जो वहां के रीति रिवाज हैं, जो सिखों ने या अपने गुरुओं ने जो बनाए हुए हैं कि आप वहां स्नान कर सकते हो, कपड़े उतार सकते हो, वहां पर स्नान कर सकते हो, अंदर जाके जो तरीका है, एक तरीका बनाया हुआ है, वो फॉलो करो। आपने देखा हो या ऐसा हो कि पहली बार कोई कर रहा हो, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर तो उसके खिलाफ जाएगा ही नहीं। आपने एक मंदिर का एक स्टैंडर्ड बना रखा है, उसको समझना है, ठीक है ना। मंदिर में, कुछ मंदिरों में बलियां होती हैं, आपको दिखा देता हूं मैं, जैसे वो है। तो हम कहें यहाँ पर भी हम बलि देंगे, वहां हो रही है। मैं होता कौन हूं ये कहने, ठीक है ना। जो लोग मंदिर जा रहे हैं, जिनकी आस्था है, जिन्होंने बनाया है, वो उनका रूल है। हमें एक दूसरे को डिफाइन करने की, तुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ये कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार तो ये नहीं, तुम्हें ये है, तुम्हारा तरीका वो है। अरे भाई, लेट्स नॉट डिफाइन ईच अदर कि तुम्हें क्या करना है। वो उनका रूल है, सिखों का रूल है। सिखों को, हिंदुओं को जैसी पूजा करनी है, जो पूजा करनी है, उनको उनका हक है। उनको दूसरों धर्मों को उनको ऊपर को रखने का, आपका मन करता है उनका जो उन्होंने रूल बना रखे हैं उनको फॉलो करो और उनके हिसाब से जाओ। ऐसे सिखों ने जो जो उन्होंने डिसाइड किया, वो ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हो, पुरानी हिस्ट्री में क्या है, ये मत करो। ये इनके अंदर भी समझ है, ये भी अपने हिसाब से जी रहे। हम तो ऐसे कहेंगे कि देखो, हिंदू धर्म में तो पहले मूर्ति पूजा नहीं थी। ग्रंथ मूर्ति पूजा बहुत बहुत सारे ऐसे जगहों पे मैं धार्मिक ग्रंथों में दिखा दूंगा जहां बहुत बड़ा तरीके से विरोध कर रखे, हवन का जिक्र मिलता जाता। तो वो मानते हैं, उनका मानने का तरीका है भाई, जो जैसे माने। तो ऐसे सिखों में भी जो वो मानते हैं, जो उनका तरीका है, उनको लेट देम डिफाइन देमसेल्फ कि वो कैसा क्या करना चाहते हैं, उसको आप अपने हिसाब से मत करिए। आपको वहां जाना है तो आपके कुछ रूल्स हैं जो सभी फॉलो कर रहे हैं, आपको अलग से ट्रीट किया जाता है कि आप उनको मत्था टेकने दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो, तो वो बात आपकी लगती है। अगर आप वहां जाके योगा करोगे, बिना परमिशन के करोगे, या फिर कोई अलग से झंडा लगा के जाओगे या ऐसा करोगे, वो वहां का ये कल्चर नहीं है। अगर मैं जाके किसी मंदिर गुरुद्वारे में उसमें जाके मैं मार्च करने लगूं, ये राष्ट्रगान चला दूं आरती के टाइम पे, आपको अच्छा लगेगा? चीजों को दोनों एंगल से समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ये अगर आप ऐसे करोगे, देखो इसमें हिंदुओं का या फिर जो दूसरे पक्ष वालों का जो है, मेरे दोस्त हैं जो कट्टर हैं, अपने आप में सोचते हैं नहीं नहीं, ये एसजीपीसी की चाल है, वो सिखों को हिंदुओं से अलग करना चाहती है, तो वो उनके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं। भाई, आप एसजीपीसी है, जो सिखों का मसला है, आप इसमें हाथ नहीं डाल रही हो। हम कहते हैं कि आरएसएस ये है वो है, सरदार कहते हैं, कह भी देते हैं, बट शुड बी इन्वॉल्व इन योर मैटर्स कि आपको क्या अच्छा लगे, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो आपका विषय है। तो इन दोनों को एक दूसरे रिस्पेक्ट करें। हाँ, तो दूसरा इसमें मैं पावर एंगल समझाता हूँ। इसमें क्या है, इसमें पावर एंगल ये आता है, जो मेरे समझ में है कि उनको ये बात, बेसिक बात क्यों नहीं समझ आती, जो कट्टरवादी हिंदू, उनको इसलिए नहीं समझ आती कि उनको जो सिख लगता है कि ये 2% हैं, छोटे से हैं, इनको हमारे हिसाब से रहना चाहिए। हमारा जो रूल है हम डिफाइन करेंगे, उसके हिसाब से इनको फ्रेम में रहना, तो हम उनको एक्सेप्ट रखेंगे। नहीं, अगर हमारे रूलों के हिसाब से नहीं चलते तो इनको सेट करें, ठीक है ना। तो ये उनके तरफ जिनको पावर लगती है कि हमारे साथ पावर है, हमारा स्टेट है, और उनको तो लगता है कि अपने हिसाब से जो हम कहते हैं वही ठीक है, बाकी गलत है, आगे तुम्हें हमारे हिसाब से चलना है, तो ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। सिख इस एटीट्यूड को नहीं लेके चलते भाई। और कुछ सिखों का पक्ष है कि वो कहते हैं अरे यार, ये तो कट्टरवाद बहुत हो गया, ये अपने मनमानी करते हैं। ऐसी बात नहीं है, सारे हिंदू ऐसे नहीं। अगर वो ऐसे कट्टर होते तो बीजेपी को ही सारा वोट जाता है। 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला जाके इलेक्शन में। उनका कट्टरता से, कम्युनलिज्म से कोई लेना देना नहीं। अगर वो होता तो वो बीजेपी को वोट डालते। जो कम्युनल थे यार, जिनको धर्म से या खतरे में है, हम ये हैं हम वो हैं, वो वोट भी डालने नहीं गए 40% से ज्यादा लोग। और उनमें से भी कम से कम उन्होंने आधे से ज्यादा ने उनको वोट नहीं डाला। बीजेपी को 32 या 36% टोटल मिला के वोट मिला है। मतलब कि 40-60% वोट ही लोग, लाइक कितना वोट पड़ा है, 60% के करीब ही वोट पड़ा है। 60 में से उनको 30% ही मिलता है। तो मतलब कि
लाख 20% लोगों ने 25% लोगों ने बीजेपी को वोट डाला है टोटल इंडिया के। उसमें से कुछ वोट नहीं डाले और कुछ ने दूसरी पार्टी। तो अगर उनको, उनके भी अपने मुद्दे हो सकते हैं देश डेवलपमेंट का, ऐसा नहीं है कि सारे ही कट्टर हुए बैठे हैं या सारे ही एकदम भाई हम इधर हैं, हम हिंदू हैं, हम ये हैं, हम थोरों को खा जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बनाएंगे। ऐसा है पर कुछ लोग हैं, सारे नहीं है। एक मेजोरिटी है जो आराम से अपने काम से काम रखती है, अपने हिसाब से जीना होता है, हर बात पे डरने की नहीं। इनको पॉलिटिकल एंगल या पावर एंगल से समझने की जरूरत है और सिखों को अपने आप को पावर में कैसे रखना है वो रखने की जरूरत है। क्योंकि अभी आप एक स्टेट के अंडर हो, ठीक है ना, अब एक स्टेट के अंडर हो, वो आपके 30,084 के अंदर मार देता है, 1.5 लाख 1991 to 1995 ऑपरेशन रेड रोजवुड से में मार देता है और किसी एक को भी इंसाफ नहीं देता। क्योंकि आप अभी पावर के उनके काउंटर नहीं कर सकते, आपके पास कोई पावर नहीं है। जो इंसान जसवंत खालड़ा जी जो लेके आते हैं 25,000 बेगुनाह लाशों का ब्यौरा कि देखो आपने मारे हैं, उनको भी मार दिया जाता है और उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती उसके बाद। क्योंकि आप पावर डायनेमिक को नहीं समझ रहे। पावर डायनेमिक क्या कहता है, जब आपके पास काम पावर नहीं होती तो दूसरे वाला आपको कुछ नहीं समझता। ये हर एक के साथ लागू होता है, ये माँ बाप का बच्चे के ऊपर भी लागू होता है कि जब माँ बाप पहले बचपन में आपको अच्छे लग रहे होते हैं, पर आपने कई लोग देखे होंगे जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, बुढ़ापे में खाना नहीं खिलाते या जो भी नहीं खिलाते, जबकि वही माँ बाप उसको बच्चे को सोने की तरह लग रहे होते हैं। जब वो जमीनें बच्चों के नाम लगा देते हैं, प्रॉपर्टी नाम लगा देते हैं, तो वो उनका वो पावर बैलेंस हिल जाता है। अगर उनकी कोई पेंशन आ रही है या अगर उनके पास अभी जमीन है तो उनको 2 रोटियां मिल जाती है। हमने बहुत सारे आपने केस देखे होंगे, ठीक है ना। तो इंसान बाय नेचर बहुत लालची और सेल्फिश होता है, ठीक है ना। किसी एक का नहीं, हिंदू का या सिख का या मुसलमान का केस नहीं, इंसान इंसान है, सबके अंदर यही है। और ज्यादातर हर धर्म में आप ये लोग देखोगे, जैसे ही पावर का बैलेंस हिल जाता है, वो वाइफ के साथ ज्यादा अच्छे से जीना पसंद करता है। वाइफ अभी भी होल्ड करती है, उसके बच्चों को पालेगी, उसको खाना बना रही है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव दिख रहा है उसको। और वही माँ बाप को छोड़ के निकल जाता है, दूसरे घर में रहने लग जाएगा वाइफ के साथ, ठीक है ना। तो ये पावर डायनेमिक्स होते हैं। हर एक आदमी से आप अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते, हर एक आदमी आपसे अच्छा व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, और पावर डायनेमिक्स में आप बराबर में खड़े हो। अगर आप मकान मालिक हो या किराएदार हो, अभी सिख इस देश में किराएदार हैं क्योंकि उनके पास अपना सेल्फ गवर्नेंस और ऐसा कुछ नहीं है। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मालदीव है, उसमें कितने 7-8 लाख मुसलमान हैं, ठीक है ना। उन्होंने मोदी का विरोध किया, तो मोदी ने क्या किया, उनकी फ्लाइटें बंद कर दी। पर अभी आपने देखा अभी एग्जीबिशन है उसमें मोदी का नेक्स्ट वो बैठा है। सिर्फ 6 लाख मुसलमानों के पास इतनी पावर है कि वो एक प्रधानमंत्री, बड़े देश के प्रधानमंत्री के साइड में वो बैठता है। उन्होंने उसके खिलाफ भी बोला पर उसको फिर भी साइड में रखा गया है, ठीक है ना। क्योंकि वो पावर बैलेंस में बैठा, वो ही हैव द मीन, उनके पास अपनी आर्मी है, उनके पास एक इंटरनेशनल कानून है, जिसके कारण उनको पता है कि वो इंडिया को पता है कि अगर हम इसके खिलाफ जाएंगे तो चाइना को बिठा लेगा कल। तो पावर डायनिंग के बराबर। वो 6 लाख मुसलमानों की इतनी पावर है कि उसके खिलाफ उनका लीडर आज इनके पक्ष में बैठा है। एक बड़े देश, अरबों के, उसकी संख्या अरब है, एक बड़ा स्टेट, उसके प्रधानमंत्री के साइड में बैठा है। और हमारे यहाँ 25 करोड़ मुसलमान, उनको कोई सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा हुआ। उनको कोई भी सड़क पे मार देता है, उनको उनकी दुकानें तोड़ देता है। अभी ये उसमें तोड़ी है, हिमाचल में तोड़ी है, इतने लोगों को मारा जाता है। 2002 में दंगे हुए, इतने लोग मारे गए, किसी को इंसाफ नहीं दिया गया। क्योंकि वो पावर 25 करोड़ लोगों की इतनी पावर नहीं, जितनी 6 लाख, क्योंकि दे हैव द मीन टू डिफेंड देयर पावर, ठीक है ना। वही कश्मीरी हिंदुओं के साथ भी, ये ऐसा नहीं है, धार्मिक नहीं है, पावर डायनामिक्स में आप कहां बैठे। यही नेपाल के साथ हुआ। नेपाल के पास पावर थी जब तक वो इंडिया, कितना अच्छा रिलेशन था। जब उसको लगा इंडिया सही नहीं चल रहा तो वो नेपाल के साथ बैठे। यही भूटान के साथ हुआ। व्हेन यू हैव द मीन टू, और वो सिर्फ पॉपुलेशन उनकी 8-9 लाख है, बट दे स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे हैव देयर ओन आर्मी, दे हैव डिफेंस इन द मैकेनिज्म, दे हैव सर्टेन यूएन में वो अलग कंट्री के साथ डिफाइन। तो सिखों के भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आपको एक एक्स्ट्रा की तरह यूज किया जाएगा कि आप 2% पॉपुलेशन है, जब तक आप सेल्फ मुख्तियारी, इसको कहते हैं सेल्फ गवर्नेंस, नहीं ले लेते, जब तक आप एक स्टेटस का एक अलग से स्टेटस नहीं ले लेते। कि मैं नहीं कह रहा इसमें पार्टीशन को लोग इसको ऐसे करेंगे, पार्टीशन इसको कहा जाता है कि आपको अपने आप को स्ट्रक्चर में, कि आपको कल आपके साथ कोई धक्का करने आए तो आपके पास कुछ मीन हो, आपके अपने सेपरेट स्टेट के डिफेंस हो, या आपके पास अपने हथियार हो, ताकि अगले बार को लगे कि अगर हम इसको मारने गया तो ये उल्टा 4 थप पाएगा। फिर भाई भाई बन के आगे कुंडे से गंदा चला के चलो। इकट्ठे रहने में ही पावर होती है, बट ये नहीं होता कि आप अपना सारा कुछ दे दो तो फिर दूसरा भाई आपको कुछ नहीं देने वाला।
तो आपको पावर डायनेमिक्स को समझ के अपने आप के, अपने राइट्स को, अपनी फ्रीडम को कैसे डिफेंड करना, जब तक वो नहीं आप समझोगे, यही मुद्दा हमेशा शुरू से रहा सेल्फ गवर्नेंस के। हमें अपने आप को मीन्स चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। ऑटोनॉमी इसी को कहा जाता है। ऑटोनॉमी जैसे कश्मीर के पास ऑटोनॉमी थी 370, उनका संविधान लिखने की थी, उनके पास डिफेंस करने के लिए थी, ताकि हमारे रूल्स के। अभी पंजाब का बड़ा प्रॉब्लम है, हरियाणा का बड़ा प्रॉब्लम, इनका पॉपुलेशन कम है, 2-2 लाख 3-3 लाख। कितने भी बिहारी यूपी भर दो, इतने तो हर साल पैदा कर रहे होते हैं। कल हरियाणा में मैं कह रहा हूँ, सिखों के एग्जाम्पल को छोड़ा, आप हरियाणा का लगा लो कि आप 3-4 लाख 3-4 करोड़ तो कभी भर दो। फिर हरियाणा वालों की क्या वोट मैटर करेगी, क्या इंटरनेशनल उस पर कानून बना सकेंगे, हम यहाँ नहीं, हम नहीं देना चाह रहे, आपके पास गैर कानूनी लगेगा। तो ये हर एक के साथ है। जब तक आपका ये नहीं है कि सिख अलग धर्म किया तो हिंदू बच जाएंगे, क्रिश्चियन बच जाएंगे, जाट बच जाएंगे, कोई राजपूत बच जाएंगे, ये सबके खिलाफ होता है। जब तक आप पावर डायनामिक्स, जैसे राजपूतों के साथ हुआ है, तो ये पावर डायनामिक्स में अब तक आप सही पोजीशन पे अपने आप को मीन्स टू डिफेंड नहीं है, तो आप ऐसे ही बचो। यही आपके साथ हरमंदर साहिब में हो रहा है, यही आपके साथ हर जगह होगा। ये 84 में हुआ, ये 2002 में हुआ, ये कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, ये कश्मीरियों के साथ हुआ जब उनको 3 तोड़ी गई थी। दे डोंट हैव मीन टू डिफेंड देयर फ्रीडम। अब उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना वो कोई और आके बताएगा। अगर इंडियन के पास मीन ऑफ डिफेंड होता तो इंडिया, जैसे उन्होंने सलाह बनाई है इसके साथ, क्या कहते हैं, मालदीव के साथ बनाई है, उनके साथ बनाई है, इकट्ठे मिलकर चले हैं, तब ये असली दोस्ती आएगी, तब आएगा। अभी तो हमारे यहाँ का एक दूसरे को खाने को दबाने को लगे हुए हैं। मैं पावरफुल, तू मेरे हिसाब से साले, तू बोलता कैसे, ये बातें आई थी ना, असली बातें नहीं आई क्या, अरे भाई ठीक है, क्योंकि जरूरत उनको भी है। अगर वो कहते हैं पंजाब सेपरेट बनाना है तो पंजाब को भी इंडिया की जरूरत है। क्या वो अलग से उठ के कहीं और तो नहीं चला जाएगा? उसको डिफेंस चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। जो हमारे इश्यूज हैं हमें उनको अलग करना है। जो हमारे इश्यू के, हमारे यहाँ हमारी जमीनें हैं, जो हम अपने हिसाब से उसको रखना, किसको नहीं रखना, हम क्या खाना चाहते हैं क्या नहीं खाना। ट्रेड ऐसे ही रहेगा, वो तो पाकिस्तान से भी नहीं रुका। हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग इकट्ठी रहेगी जैसे नाटो की है। तो आपको ये मीन ऑफ डिफेंस कोई भी सोसाइटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले लेती, वो आपके साथ ये होता रहेगा, क्योंकि आप दूसरे वाले के लिए सिर्फ आप एक एक्स्ट्रा हो। जब तक हो तो आप एक्स्ट्रा ही हो। एक माँ बाप उसके बच्चे के लिए जब एक्स्ट्रा बन जाते हैं तो एक्स्ट्रा ही होता है। ये ह्यूमन नेचर है। यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान सिख का पंगा नहीं, ये हमेशा ऐसा रहा है। ये औरतों के साथ वर्सेस मैन भी है। जब आदमियों का जोर चला था उनको चिताओं पे जलाते थे। वो दलितों के साथ भी यही रहा है, जब उनके पास पता कि ये कुछ नहीं कर सकते, गुलामों के साथ भी रहा। तो ये हर एक के साथ है, हर एक जात के साथ है। तो आपको अपने मीन ऑफ डिफेंस करना चाहिए। एटलीस्ट हर जनता के पास, मैं कहता हूँ हर एक पब्लिक के पास, जब तक एक गन या हथियार उसको पता लगी। जनता जब वो गोले मारने आता है ना, पंजाब के अंदर जब देखा था आपने ये सिंघू बॉर्डर पे गोले मारे थे ड्रोन से, क्यों मार पाए? उनको पता है उनके पास है ही नहीं लठ है, क्या करोगे? अगर वो उनके हथियार होते, 4 गोलियां उल्टी चलती तो पता लग जाता उनको होता है। ये काम यूएस आर्मी कभी, यूएस सिटीजन के साथ, उनके तो लॉ में है कि यूएस आर्मी कभी, और उनके पास हर एक के पास हथियार। तब वो दूसरी आर्मी जो पुलिस है, जो ऑर्डर दे रहे थे ना सेना को कि आप गोले चलाओ, कोई चक्कर नहीं, उनको पता है कि अगले वाले कुछ नहीं कर सकते, करेंगे तो हम मार देंगे, उनके पास लड़ने के लायक कुछ है नहीं, तब वो चलते हैं। वरना अगर आपके पास मीन ऑफ प्रोटेक्शन होते तो शायद ये कभी ना होता। और एक देश में शांति और अगर खुशहाली करनी, ये बात कईयों को बहुत चुभेंगे, मेरे को पता है, बट अगर आपको पावर को बैलेंस नहीं करोगे तब तक आपके यहाँ खुशहाली नहीं होगी, तब तक हम एक दूसरे का शोषण ही करते रहेंगे। एक खुशहाल देश बन के आपस में जुड़ के अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हो कि उसके अंदर फिर आपके नेपाल भी जुड़ेगा, उसको पता है कि हमें जो प्रॉफिट तो सबको चाहिए ना, मार्केट एक्सेस भी चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए, भी चाइना खा जाएगा, पर उसको पता है कि अगर इंडिया के साथ जुड़े तो इंडिया पूरा खा जाएगा। ये भी तो डर है। अगर आपको पता है कि ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें हम जुड़ के भी रह सकते हैं और अपनी अलग अलग उनको प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, अपने अपने राइट्स को, कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने तरीकों को, अपने धर्म को जैसे ही प्रोटेक्शन, तो हर कोई आपसे जुड़ेगा। जैसे यूरोपियन यूनियन जुड़ी हुई है, यूरोपियन यूनियन में जुड़ने के लोग मरे हुए। जब तक इंडिया को एक इंडियन कॉन्टिनेंट का ये एशिया यूनियन नहीं बना देते हम, तब तक अफगानिस्तान भी आपके साथ जुड़ेगा, पाकिस्तान भी आपके साथ, बांग्लादेश भी जुड़ेगा, हमारी वीजा फ्री होंगे। यूरोपियन यूनियन में वीजा फ्री है, साउथ अमेरिका में वीजा फ्री, अफ्रीका वालों ने आपस में वीजा फ्री करनी है। एक हम ही है मूर्खों की तरह, जो ब्राउन स्किन के लोग हैं आपस में लड़। एक बड़ा सोचो, प्यार से सोचो, दूसरों को ऊपर धक्का ना करने की सोचो, तब शायद एक अच्छा देश या एक अच्छा कॉन्टिनेंट हमारा यहाँ क्रिएट हो पाएगा और लोगों की आवाजें सुनी जाएंगी। वरना हम पागल में अंधे मूर्खों की तरह एक दूसरे के राइट छीनते रहेंगे और साथ में अपने राइट भी छीनते रहेंगे। कोई भूखमरी बनते रहेंगे, जो 4 लोग हैं आपको लड़ाते रहेंगे और ये करते हैं। ये पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, लोगों को लड़ाकर आराम से मस्ती करने वाले मस्ती का। ये आपको समझना पड़ेगा, पावर डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा
एक अच्छे तरीके से फिर आज को निकाल के आगे बढ़ा जा सकता है। जब तक अपनी जिंदगी में जितनी समर्था है उसको यूज करिए, जितना आप इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकते उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है, तभी शायद कुछ होगा, वरना बिना करे कुछ नहीं होता, वो ऐसे चलता है, फिर आपके बस गधे ही राज करेंगे। चलो बस आज की बात को यहीं खत्म करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी